Good afternoon, everyone, and thank you for joining us. My name is Shruval, and I will be moderating today's live awareness program on the topic prevention and protection of children from COVID 19 and developing immunity in children for all the schools of South Zone 23 South District. The COVID 19 pandemic is still raging, and this struck us as a prime opportunity to join with every school of South District for the betterment of children immune system and the effective prevention from virus. As a request, I request you all to please put your question in the live chat box. We will be taking your questions in the end of the session. Thank you. Now, I would like to acknowledge and welcome our guest, our resource person, Dr. P.S. Narang Sir, who is pediatrician, Max Hospital, Shalimar Bagh. He's also director, pediatric Max Healthcare. Our chief, Dr. Ashok Kumar Tyagi, Deputy Director of Education, Zone 23, South District, and Ms. Labila Wali, ma'am, Learned Judge and Secretary, South District Legal Services Authority. She will be joining us soon. I also welcome respected principals, teachers, and students, as well as parents. With this, I would like to request Dr. Ashok Kumar Tyagi sir for inaugural address. Sir, you are not audible to us. Please switch on your mic. नमस्कार, थैंक यू प्राक्सी। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज साउथ दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी डीएलएसए साउथ ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और साउथ डिस्ट्रिक्ट के हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स और टीचर्स के लिए रखा है। आज के इस चुनौती भरे वातावरण में कोविड का जो ये दूसरा वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन के नाम से, और जिस प्रकार का संक्रमण चल रहा है और दोनों ही डेल्टा और ओमिक्रॉन पाया जा रहा है, तो लोगों में बहुत बेचैनी है, चिंता है और बड़ी जिज्ञासा और उत्सुकता है कुछ बातों की जानकारी लेने के लिए। तो उस लिहाज से आज का जो कार्यक्रम है कि बच्चों में किस प्रकार से कोविड से उनको सुरक्षित रखा जाए और कैसे उनकी इम्यूनिटी को डेवलप किया जाए, इस कोविड से लड़ने की क्षमता उनके शरीर में बनी रहे, इस विषय पे आज का कार्यक्रम रखा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, डॉक्टर पीएस नारंग ने अपने कीमती समय में से इतना समय निकाला है। डॉक्टर पीएस नारंग किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप मैक्स हॉस्पिटल के एचओडी हैं, बाल चिकित्सक हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रकार का अनुसंधान, रिसर्च पेपर और आपकी एक्टिविटी के कारण अनेक उपाधियों से आपको नवाजा गया है। आपको मेडल्स और बहुत सारी उपाधियां प्राप्त हुई हैं। आज हमारे बीच में हैं और बच्चों से बातचीत करेंगे, उनके पेरेंट्स से बातचीत करेंगे और बाकी किसी प्रिंसिपल टीचर्स के भी कुछ सवाल होंगे तो जैसा हमें मॉडरेटर ने बताया कि आप उसमें चैट बॉक्स में रखेंगे अपने क्वेश्चन और अंत में प्रयास किया जाएगा कि सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ हो। नबीला वली मैम, आप जज हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की, डिस्ट्रिक्ट साउथ साकेत। आप सेक्रेटरी हैं डीएलएसए की साउथ डिस्ट्रिक्ट की। आपका भी स्वागत है और मैडम आपको भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि आपके ही प्रयासों से डीएलएसए की जो एक अवेयरनेस की सीरीज चलती है उसमें बहुत ही रेलिवेंट इश्यू आज आपने लिया है और डीएलएसए और डिस्ट्रिक्ट साउथ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मिलके आज की इस
वेबिनार को आयोजित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी भूमिका के रूप में संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा। वैसे तो आप बच्चों के चिकित्सक हैं, सारी बातें आपके ध्यान में होंगी ही कि अब जब ये संक्रमण आया है तो इसमें ये बात कही जा रही है जिनको 2 डोज नहीं लगी हैं या जिनको पहले कोविड नहीं हुआ है वो टारगेट ग्रुप ज्यादा है। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो 18 से नीचे के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। भारत सरकार के प्रयासों से अभी 15 प्लस का वैक्सीनेशन 3 जनवरी 2022 से प्रारंभ हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ के भी अनेक सरकारी स्कूलों में सेंटर बने हैं और वहां ये काम चल रहा है। लेकिन उन बच्चों को भी पहली डोज लग रही है और कुछ को अभी पहली डोज लगेगी। लेकिन 15 के नीचे वो बच्चे हैं जिनके लिए अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं आया है। तो ऐसे में अगर वल्नरेबल ग्रुप है तो हमारा यही है। और सामान्यतः आज बच्चे भी सामान्यतः 5वीं 6ठी कक्षा से 12वीं तक के यहाँ रहने वाले हैं, उनके पेरेंट्स रहने वाले हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे वो इस संक्रमण में ज्यादा उनके संक्रमित होने के संभावनाओं के बारे में आप बातचीत रखें, कैसे वो अपने आप को बचाएं, इसके बाद लक्षण आता है या जैसा कह रहे हैं ओमिक्रॉन के लक्षण कुछ कम है या दिखते भी नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो ऐसी परिस्थिति में वो ये कैसे जाने मुझे कौन सा कोविड है, डेल्टा या नए वाला ओमिक्रॉन। और फिर वो जब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो उस दौरान बीच में वो कौन सी दवाई ले। और पुराने कोविड के लिए तो दवाई का एक प्रिस्क्रिप्शन था जो व्हाट्सएप पर काफी सर्कुलेट हुआ। तो क्या ओमिक्रॉन के लिए भी कोई ऐसी दवाइयां हैं? बच्चों के लिए क्या है? पीछे ऑक्सीजन लेवल को नापने के लिए ऑक्सीमीटर सबको रखना पड़ रहा था, उसकी कितनी आवश्यकता इस बार रहेगी? क्या कंसंट्रेटर की फिर आवश्यकता पड़ सकती है क्या? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मन में शंकाएं हैं पैदा करती हैं। तो मुझे लगता है इन सब बातों को लेकर के कि क्या उनके लक्षण हैं, कैसे उनके पहचाने, कैसे उसका निदान हो, कैसे उसका उपचार हो और किस प्रकार की सावधानियां बरती जाएं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है वो ये उठता है कि जो इम्यूनिटी है क्या वो वैक्सीनेशन से ही डेवलप होगी या वैक्सीनेशन केवल शरीर में जो कीटाणु हैं उन्हीं को बैलेंस करेगा और इम्यूनिटी का खान पान से और हमारी फूड हैबिट से ज्यादा लेना देना है। इस बात को भी थोड़ा ध्यान कराएंगे तो बच्चों की फूड हैबिट आजकल थोड़ी सी फास्ट फूड की तरफ ज्यादा है और जो हमारा ट्रेडिशनल हेल्दी फूड है उस तरफ उनका रुझान कम है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके अगर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है बहुत ही तार्किक होगी। मैं अपनी बात को यहीं रोकूंगा और प्राक्सी को निवेदन करूंगा कि वो सेशन को आगे बढ़ाएं। और एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर पीएस नारंग का और मैम नबीला वली का और उनकी पूरी टीम का। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your kind words. Now, I would like to request Ms. Nabila Wali, ma'am, who is Learned Secretary, South District Legal Services Authority, to bless us with her kind words. Good afternoon, Dr. Narang. Good afternoon, Dr. Tyagi, and to everyone present here. First of all, New Year wishes to all of you on behalf of DLSA South. Though we've entered the new year, but unfortunately, we are all facing the COVID virus again here in Delhi. तो इसीलिए डीएलएसए ने सोचा कि इस बार क्योंकि हर बार हम आपके साथ कोई ना कोई लीगल अवेयरनेस लीगल इशू पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, बट वी थॉट दैट दिस टाइम बिकॉज बच्चों की सेफ्टी और बच्चों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए तो हमने राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्दी लाइफ की बात करी है आर्टिकल 21 में, और उसी राइट से ये एमिनेट होता है कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, वो हेल्दी रहें, सेफ रहें, so that they can actually concentrate in their education, they can play well, they can have a healthy lifestyle. And for this reason, DLSA South took this initiative of organizing this program. And I would like to thank Dr. Narang for taking out time from his schedule to address all of you today as the resource person. I would also like to extend my heartfelt thanks to Dr. Tyagi for putting in all the effort and making all the teachers, all the students, all the principals, the head of staff of all the schools to come together for this program today.
सो DLSA जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स, लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी जो साउथ डिस्ट्रिक्ट में है, दे एक्चुअली एंगेज इन ऑल दीज लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हम लीगल इश्यूज पे आपके साथ लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, पॉक्सो पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, चाइल्ड राइट्स पर। एंड today this program is organized as part of that initiative. So without taking further time, I would like to request Prakshi to please invite our resource person for the day today. Swiftly moving on, now I request Dr. P.S. Narang sir to please start the session, sir. Thank you, Dr. Tyagi. Thank you, Dr. Nabila Wali. And it's a great opportunity for me to interact with my young friends. मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक है, आप मेरी कोशिश होगी कि आपके मन से कोविड से रिलेटेड जो भी जिज्ञासाएं हैं उनका आंसर हो, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके मन से वरीज निकलें। प्लीज शेयर द स्लाइड्स प्लीज। जैसा कि हम चाहते हैं कि प्रोटेक्टिंग एम्पावरिंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग कोविड, ये जो चीज़ है ये हमें मजबूत बनाएगी कि हम जो इसमें हम ये जाने कि हमें कैसे करना है। डॉक्टर्स होते हुए हमने पिछले 2 साल से लगभग सभी सर्विसेज चालू रखी हैं, पर उन सर्विसेज में जैसा कि आप देखोगे, प्रोटेक्शन गियर्स, हेलमेट्स, मास्क, अल्ट्रावायलेट इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए, अल्ट्रावायलेट लाइट्स क्लिनिक को करने के लिए, बच्चों के लिए फेस शील्ड, बड़ों के लिए फेस शील्ड, ये सारा कुछ जो है एक नई अडॉप्टेशन थी, बिकॉज कुछ नहीं रुक सकता। मेडिकल सर्विसेज को चलना है तो ये सब कुछ साथ लेके चलना पड़ेगा। वेरियस थ्रेट्स ग्लोबल हेल्थ पे आते रहते हैं और वो थ्रेट्स पिछले कई सालों से चल रहे हैं। एयर पोल्यूशन का, क्लाइमेट चेंज का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसी कि हार्ट डिजीजेस हुई, ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, अब कोरोना पेंडेमिक, ओल्ड एज पीपल के लिए फ्रेजाइल और वल्नरेबल सेटिंग, जो बच्चों को हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़ या और प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सेटिंग्स, वेरियस एंटीबायोटिक्स जो बड़े आराम से पहले काम करते थे उनमें भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि हम उसको जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो उसको झेल पाएँ। ओवरऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस में बहुत कुछ अचीव किया गया है। स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया है, पोलियो ख़त्म हो रहा है, बट अभी भी कुछ वैक्सीन हेजिटेंसीज हैं। हर साल डेंगू आता है और वो जो हमारा इन्वायरमेंटल सैनिटेशन चीज़ें हैं उनको हर बारी झंझोड़ता है कि हमें क्या करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेरियस हेल्थ इश्यूज़ के साथ हम कर सकते हैं और ये चीज़ें करना ज़रूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि जो भी चैलेंज आता है, जो भी एडवर्सिटी आती है, वो अपने साथ अपने उपाय लेके आती है। वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है कि आप उनसे कैसे निपटो, और यही चीज़ आज हमने जाननी है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आज हम इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें, और वो अपॉर्चुनिटी है, हमने देखा है जो हेल्दी हैं, जो बच्चे हैं, उनमें कोरोना का संक्रमण बहुत कम होता है। अगर हम सेफ रहेंगे, बैलेंस डाइट रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइजेज रखेंगे और अच्छी मेडिटेशन करेंगे, और अपने रिलेशंस में हम ये भी देखेंगे कि हम एक दूसरे की कितनी जल्दी कैसे हेल्प करें, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आज कोरोना से लड़ने की कि हम हेल्दी रहें और अपनी कम्युनिटी को पूरा संवार के रखें। ये सब जो ज़रूरी है, ये कैसे करना है, ये हम जानते हैं कि रिस्क किनको होता है। रिस्क
बहुत छोटे बच्चों को होता है, बहुत मोटे लोगों को होता है, जिनको लंग डिजीजेज हैं, हार्ट डिजीजेज हैं, उनको होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को होता है। तो ये सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें तो उनके लिए हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि वो भी सुरक्षित रहें। यहाँ पर अभी डॉक्टर त्यागी कह रहे थे कि जो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनके लिए रिस्क ज़्यादा है। मैं मानता हूँ उनके लिए रिस्क ज़्यादा है, परंतु अगर उनके इन्वायरमेंट में टीचर्स, उनके इन्वायरमेंट में पेरेंट्स अपने आप को सुरक्षित करें वैक्सीनेशन से, डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, मास्क पहन के, हाइजीन रख के, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए भी एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएगी कि जिसमें हम उनको बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि ये वायरस स्प्रेड करता है एक दूसरे से, बीमार से ड्रॉपलेट के रूप में, और वो ड्रॉपलेट जो ट्रांसफ़र है वो एक दूसरे से तब ज़्यादा होता है अगर डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर होता है। तो अगर डिस्टेंस मोर देन 2 मीटर रखें और हम कंटेमिनेटेड चीज़ों को बहुत दूर रखें अपने से, अपनी हाइजीन रखें, अपने आईज़, नोज़, फेस को कवर रखें, तो हम ये चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। 1917-1919 तक जो फ्लू पेंडेमिक हुआ था, तब कोई वैक्सीन नहीं था, और तब जो डिजीज़ ख़त्म हुई वो जब स्प्रेड एक दूसरे से विद द मास्क और विद द हाइजीन, विद द डिस्टेंसिंग हुआ, वही चीज़ आज भी हमें कंटिन्यू करनी है। अब आता है हमें अपनी इंटरनल प्रोटेक्शन बढ़ाने का और अपनी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन बढ़ाने का। WHO गाइडलाइंस इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से चीज़ें बताती है। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन कि आप अपने आप को साफ रखें, हाइजीन रखें, मास्क हमेशा पहन के रखें, और मास्क का जो प्रॉपर है वो नाक और मुंह को प्रॉपरली कवर करे, टाइट हो, ताकि कहीं से भी वो कीटाणु वहाँ से लीक ना हो सके। जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन है ये हाइजीन से, डिस्टेंसिंग से और मास्क से होती है, और जो इंटरनल प्रोटेक्शन है वो हमारी इंटरनल प्रोटेक्शन जो है हमारी बॉडी के जो एक इम्यून का ट्रायड है। अब इस इम्यून के ट्रायड को बच्चों ध्यान से समझो कि हमारा इम्यून कॉम्पिटेंस, हमारी बॉडी की एबिलिटी टू फाइट द इन्फेक्शन, और उसके साथ में जुड़ा है हमारा न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन हमें इम्यूनो कॉम्पिटेंट बनाता है, और इम्यूनो कॉम्पिटेंट बॉडी किसी भी इंसल्ट को अच्छे से डील करती है और उसको वो compete करती है। अब अगर आप देखें, अगर हमारे को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, हमारे अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो ये हमारी न्यूट्रिएंट जो कमी होती है ये हमारी इम्यूनिटी को, हम होस्ट को डिसरेगुलेट कर देती है हमारी इम्यूनिटी को, और वो जब इम्यूनिटी डिसरेगुलेट होती है तो हम इन्फेक्शन ज़्यादा पकड़ते हैं। तो अब हमें अपना न्यूट्रिशन स्टेटस कैसे सही रखना है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि 2 विटामिन की गोलियाँ रोज़ खाओ, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है ये अंदर से बिल्ड करनी है और इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है, और ये इंटरनल असॉल्ट को ही रोकेगा। अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो इंटरनल असॉल्ट रुकेगा। जैसे मैंने बोला एक्सटर्नल असॉल्ट का, वो है लेयर 1। लेयर 1 हमारी फिजिकल बैरियर्स हैं। स्किन हमारा फिजिकल बैरियर है, फेस, नोज, माउथ, ये हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं। इनमें जो हमारे प्रॉपर वाइटामिन्स की हमें ज़रूरत होती है वो होती है विटामिन ए, सी, ई और जिंक। और जो लेयर 2 है, जो इंटरनल इम्यूनिटी है, जो हमारी सेलुलर इम्यूनिटी है, मेरे बच्चों, ये जो सेलुलर इम्यूनिटी है बच्चों में बड़ों के मुकाबले बहुत ही अच्छी होती है। ये टी सेल इम्यूनिटी होती है, और ये कई बार इन्फेक्शंस को
बी सेल तक जाने से पहले ही एलिमिनेट कर देती है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती और ऑर्गेनिज्म को टी सेल मैकेनिज्म से वो खत्म हो जाता है। B6, B12, विटामिन डी, सी और फोलिक एसिड, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेयर 3 जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, अगेन ये सारे विटामिन ए, जिंक, फोलिक एसिड, B6, B12, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सो आज हम जानेंगे कि इन सारे विटामिन को हम अपनी डाइट से कैसे ठीक रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन और आयरन मेटल जो है वो है आयरन। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आयरन से रेगुलेट नहीं होती। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, जो कि हम देखा है डेल्टा में हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। और ये देखा गया था कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, जो हार्ट डिजीज़ वाले थे, कार्डियक थे, हार्ट और लंग्स के थे, उनको ज़्यादा हुआ। अगेन आयरन हमारा इवन इंटेलिजेंस इम्प्रूव करता है, मेजर कॉम्पिटेंट है ये इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। और देखा गया है जिन बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है उनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। तो इम्यून डिफेंसर आयरन का लेवल होना चाहिए 12 और सीरम आयरन होना चाहिए 50 to 150। तो आयरन लेवल अगर ठीक होगा तो ये हमारी इम्यूनिटी सर्कल को मेंटेन रखेगा और इसको मेंटेन करने से हमारे को पूरी डेफिशिएंसी से दूर रखेगा और हमारा इवन इंटेलिजेंस भी इसमें इम्प्रूव होगी। ये फोलिक एसिड है, आप सब जानते हैं कि फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगातार दिया जाता है और इवन बिफोर प्रेगनेंसी फोलिक एसिड एडवाइस किया जाता है। ये B9, B6 और B12, इस स्लाइड के कॉम्प्लिकेटेड व्यू पे मत जाइए, परंतु जो मेन चीज है ये एक दूसरे से सारे रेगुलेट होते हैं और जो इम्यूनिटी का है वो एक दूसरे से रेगुलेट होती है। और ये चीज हम एक छोटी सी फोलिक एसिड से कर सकते हैं। और फोलिक एसिड किस में होता है? हरी चीजों में, पालक में, अंकुरित चीजों में, स्प्राउट्स में, लोहे की कढ़ाई में आयरन होता है। तो ये सब चीजें जो डाइट की है मैं अभी धीरे धीरे करके बताऊंगा उनके बारे में भी। और विटामिन डी, बहुत सारे पिछले डेल्टा पेंडेमिक में कोरोना के बहुत सारे लोगों ने विटामिन डी को तो ऐसे लिया और कई केसेस में ओवरडोज हो गई। इसको ओवरडोज नहीं करना है, इसको एक रेगुलेट करना है। विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स सनलाइट है। बीइंग ए डार्क स्किन, कई बारी हमारी स्किन डार्क स्किन की वजह से आधे घंटे का भी सन एक्सपोजर हो तो उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिलता। और देखा गया कि विटामिन डी की कमी से लंग डिजीजेज, एथेरोस्क्लेरोसिस, ओबेसिटी, ये सब होता है। तो विटामिन डी एक सप्लीमेंट हम बच्चों में स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम बर्थ, 400 IU पर डे का, और डेफिशिएंसी स्टेटस में 800 IU पर डे में, और ये कंटिन्यू रखना चाहिए। एडल्ट्स में भी विटामिन डी रेगुलर लेना चाहिए, और परंतु विटामिन डी अननेसेसरली नहीं लेना है, बिकॉज विटामिन डी की ओवरडोज से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो विटामिन डी डॉक्टर की सलाह से लें और रेगुलेट करें। और यस, अगर डेफिशिएंसी है डॉक्टर कहते हैं तो एक बारी सारा ये चेक कराएं और तभी आप लें। हम बहुत लकी हैं कि हमारी इंडियन डाइट में बहुत सारी चीज़ें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसेस, क्लोव्स, हल्दी, ऑलिव्स, ये सब चीज़ों में एक एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में होते हैं। सो सिनेमन, टर्मरिक, क्यूमिन, ऑर्गेनोस, ये सब चीज़ों का हमें रेगुलर इस्तेमाल करना है। और ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये फिश और कुछ मतलब कि सी फूड्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, परंतु
जितनी भी चीज़ें हमारी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सभी मसालों में होते हैं। गाजर में बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, सेलेनियम, विटामिन सी, ये सभी एक एंटीऑक्सीडेंट देते हैं और ये सभी चीज़ें कलर्ड वेजिटेबल्स में है। और ये सारी कलर्ड वेजिटेबल आप ध्यान से देखें, नेचुरल, कैप्सिकम, ग्रेप्स, बैंगन, विटामिन सी, कॉर्न्स, टमाटोज, ऑलिव्स, तो ये सब चीज़ें हमारी डाइट में बहुत बहुत रेगुलर होती हैं। तो इनका बिल्कुल आप रेगुलरली इस्तेमाल करें। एंड वन निमोनिक विच आई से टू ऑल माई चिल्ड्रन इज add colors to your life and add colors to your diet. ये सब चीज़ें आप रेगुलर करें तो आपको विटामिन्स की कमी नहीं होगी। तो अगेन अब हम आते हैं कि बच्चे पिछले करीब करीब 1.5-2 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर त्यागी ने जैसे अभी मेंशन किया था कि क्योंकि वैक्सीनेटेड नहीं है, माँ बाप के मन में फियर है। माँ बाप के मन में फियर, यस, एक्सटर्नल असॉल्ट में तो अभी भी वो मास्क पहन सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो इंटरनल असॉल्ट के लिए अच्छी डाइट ले सकते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, B12, इन सब की डेफिशिएंसी को दूर करके अपना इंटरनल मजबूत कर सकते हैं। और अगर स्कूल के इन्वायरमेंट में सभी वैक्सीनेटेड हो जाएं तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि स्कूल रीओपनिंग हो। WHO के चीफ्स, यूनिसेफ के डायरेक्टर्स सभी कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करें। स्कूल ओपनिंग शुड नॉट वेट, स्कूल ओपनिंग होनी चाहिए, परंतु ये स्कूल ओपनिंग कौन करेगा? स्कूल ओपनिंग कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे, टीचर्स करेंगे, स्कूल्स करेंगे, कि हम करेंगे, कि गवर्नमेंट करेगी? तो ये सब इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि स्कूल ओपनिंग होनी चाहिए और ये सब एक एफर्ट होगा जो हमें करना है। जितना हमने देखा है स्कूल्स बंद होने से, मेरे क्लिनिक पे ओबेसिटी के पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। बच्चे एंजाइटी से, डिप्रेशन से, सेल्फ हार्म से, ये सब चीज़ों में ज़्यादा हो गए हैं। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट कम हो गई हैं, आउटडोर एक्टिविटी ज़ीरो हो गई हैं। पुअर ईटिंग हैबिट्स में जितने भी जंक फूड हैं और वो बढ़ गए हैं। जैसा मैंने आपको अभी बोला, ब्रिंग कलर्स टू योर लाइफ, आप ये सब कुछ घर पे आपको करना है, एक्सरसाइज भी करना है, अच्छी डाइट भी लेनी है। ये जो लॉसेस है बच्चों का, इसको ओवरकम जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेंटल स्ट्रेस रहा, वायलेंस बढ़ेगा, एब्यूजेस बढ़ेंगे और जितनी भी स्पेशली लो रिसोर्स सेटिंग के बच्चे हैं जिनको स्कूल में मील्स मिलते थे, उनका न्यूट्रिशन और सफ़र होगा। तो हमें कैसे इसको लाना है वापस, आओ इसको देखें। स्कूल रीओपनिंग, क्या हम वेट कर सकते हैं कि जब तक 0 केसेस हो जाएं? नहीं हो सकता। वायरस म्यूटेट करता है। डेल्टा से ओमिक्रॉन हुआ, ओमिक्रॉन से डेल माइक्रोन, IHU, ये सब चल रहा है अभी, परंतु हम 0 केसेस पे जाने की वेट नहीं कर सकते हैं। हमें ये विजिलेंस बढ़ानी है, हमें ये बढ़ाना है कि हम कैसे विजिलेंट हों। तो किसी को भी सिम्टम हो, वो अपने आप को आइसोलेट करे और साथ में अपने आप को टेस्ट करे। प्राइमरी स्कूल, प्री स्कूल, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर हाई रिस्क सेटिंग होती है,
परंतु बच्चों को जो कोविड होता है वो बहुत ही माइल्ड होता है, और होता किससे है, एक दूसरे से होगा। तो अगर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। पिछले 2 सेमेस्टर से ये स्कूल्स ओपनिंग बाहर हो चुकी है, और यहाँ पर सब बच्चे आते हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, स्टाफ रूटीन में वैक्सीनेट हो गए हैं, और स्टाफ रूटीन में अपनी लैटरल टेस्टिंग भी करते हैं। ये स्लाइड मैं आपके मन में एक चीज दिखाना चाहता हूं। हम सब एयर ट्रैवल करते हैं। प्लेन जब 29,000 फीट पे होता है, क्या आपको पता है कि बाहर का इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं होती, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होता है, और उस समय अगर प्लेन को कुछ हो तो वो सेफ्टी नहीं है। परंतु जो प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं प्लेन को उड़ने से पहले और प्लेन की लैंडिंग तक, वो प्रोटोकॉल्स हमें आज तक ये सोचने को मजबूर नहीं करते कि हम रिस्क में हैं। पेरेंट्स, अगर हम स्कूल्स में प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो हम सेफ लैंडिंग हम होगी, और एयर का ट्रैवल का सबसे इम्पॉर्टेंट ही एस्पेक्ट है सेफ लैंडिंग। प्लेन के इतने सारे चेक्स होते हैं, ट्रेन्स में, जर्नीज में। अगर हम स्कूल जाने से पहले बच्चों के सारे चेकिंग रखें तो ये स्कूल रेडीनेस है, ये स्कूल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस है, ये पेरेंट्स का कंसेंट होगा, ये हम सब की काउंसलिंग, गाइडेंस, रेगुलर सैनिटाइजेशन ऑफ स्कूल, डेली सिम्टम चेक, नो सिम्टोमेटिक स्टूडेंट्स, स्टाफ अगेन नो सिम्टोमेटिक स्टाफ, सब अपने आप को कंटेन करें। और जिस एरियाज में है वहाँ कंटेनमेंट जोन के सेल्फ टेस्टिंग, ऑनलाइन क्लासेस। सो ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रहेगा तो स्कूल रीओपनिंग हो सकती है। ये वंस अगेन हम सब स्कूल वाले ये कर रहे हैं, और मुझे एक चीज़ बताने में खुशी होती है कि पेरेंट्स से ज़्यादा स्कूल टीचर की बात बच्चे ज़्यादा सुनते हैं। स्कूल में अगर टीचर, अगर स्कूल का स्टाफ बोलेगा तो वो अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, हाइजीन करेंगे, तो स्कूल ओपनिंग प्लीज़ एक गुड सेफ्टी से, सैनिटाइजिंग से, थर्मल स्क्रीनिंग से, ये न्यू नॉर्मल है इससे। और यस, आई एग्री कि वैक्सीनेशन भी होना चाहिए, और वैक्सीनेशन होगा। तो पर एक चीज देखिए, आपकी वैक्सीनेशन हम करेंगे, पर हमारा कितना स्कूल का क्वांटम है, हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, हमारे कितने स्कूल्स हैं, ये सब करने में टाइम लगेगा। तो उससे पहले अगर हम ये सब कुछ चालू करेंगे तो स्कूल रीओपनिंग पॉसिबल है। स्कूल रीओपनिंग में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन और लैटरल टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर द होल टीचर्स जरूरी है। ये सब मेजर्स हमने, जैसे मैंने बताया था कि हम हॉस्पिटल में भी लेते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, वहाँ हमारे फ्लू क्लिनिक सेपरेट हैं, और आज मेडिकल फ्रेटर्निटी पूरी सपोर्ट दे रही है ताकि इस बीमारी से लड़ने में पूरा मदद हो। कोविड टेस्टिंग ऑफ सभी स्टाफ रहती है, कोविड टेस्टिंग ऑफ पेशेंट्स रहती है, और ऑपरेटिंग थिएटर सब चालू है। सो ये हॉस्पिटल में जब है तो ये स्कूल में भी हो सकता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। ये मैं स्लाइड हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर मेडिकल स्टाफ को दिखाना चाहता हूँ। हैंड वॉशिंग, देखिए हम ऑपरेशन थिएटर जाते हैं, अच्छे से हैंड वॉश करते हैं अप टू द एल्बो, और सर्जरी करते हैं। सर्जरी के समय हम ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। अगर हमारे हैंड्स अच्छे से क्लीन हो तो ग्लव्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो, एक निमोनिक, बच्चों याद कर लो, एक नाम याद रखो,
सुमन। सुमन में जो वर्ड है, एस है सीधा हाथ, अच्छे से सीधा हाथ, उल्टा हाथ, यू उल्टा हाथ, एम मुट्ठी, मुट्ठी, ए अंगूठा और एन नेल्स। दोबारा बोल रहा हूं, सीधा हाथ, उल्टा हाथ, मुट्ठी, अंगूठा और नेल्स। ये प्रोसेस हैंड वॉशिंग का सिर्फ ये करके ऐसे नहीं, पूरा 8 स्टेप फॉलो करने हैं और 8 स्टेप का निमोनिक सुमन है। देखिए 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं, 8.5 मिलियन टीचर हैं, 250 मिलियन चिल्ड्रन हैं और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में कुछ ऐसे हैं जिनको अगर अच्छे से एजुकेशन टाइम से नहीं मिली तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। बच्चों में सिम्टम माइल्ड होते हैं, बच्चों को भी आइसोलेट करना चाहिए, आई एग्री, परंतु बच्चों का स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है और स्कूल खुलेगा तो ही हम अपने अंदर का जो फियर है उसको दूर कर पाएंगे। डेल्टा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सीरियस था, डेल्टा से ऑक्सीजन की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ी। उस समय भी बच्चों में एडमिशन्स बहुत कम हुए एज कंपेयर टू एडल्ट्स, बिकॉज बच्चों का इंटरनल इम्यूनिटी टी सेल की, बी सेल की दोनों अच्छी होती हैं, तो वो अच्छा रहा। और उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी रहा कि धीरे धीरे बाकी लोगों का भी वैक्सीनेशन होता रहा। ओमिक्रॉन भी बहुत जल्दी फैल रहा है, बट फॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन अभी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स और बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं कर रहा। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको इग्नोर करें, क्योंकि कुछ कंसल्टेशन जो मैंने पिछले हफ्ते में की हैं तो लोग थोड़ा उसको ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। लाइटली नहीं लेना। 3 चीज़ें, अगर बच्चा एक्टिव है, अगर कोई भी पर्सन अच्छे से लिक्विड्स ले रहा है, हाथ पैर वार्म है, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, तो ऐसे सभी पेशेंट्स विद इन फ्यू डेज रिकवर कर जाते हैं। आइसोलेशन अभी भी मैं बोलूँगा मिनिमम 7 डेज, प्रेफरेबली 10 डेज होनी चाहिए। अगर स्कूल टाइम से नहीं खुले तो आने वाले टाइम में कुछ ये फनी जोक्स हैं जो शायद होंगे। मैम ये मास्क नहीं पहन रहा, मैम इसका मास्क आँख पे आ रहा है, मैम ये इसका मास्क बहुत गंदा है। तो ऐसा होगा, थोड़ा फन भी होगा। कुछ मास्क पे चीटिंग करने की भी कोशिश करेंगे मास्क पे लिख के, पर ये फनी पार्ट है, परंतु आप इसको लाइटली लीजिए। ये नहीं होना, बच्चे 2 साल से स्कूल की बिल्डिंग भी भूल गए हैं। वो स्कूल की बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए ये ना बोलें कि ये बिल्डिंग शायद मैंने कभी देखी है। प्लीज़ आज हमें एकजुट होके, और ये स्लाइड प्लीज़ आप सब बहुत ध्यान से देखो कि विन अगेंस्ट कोरोना is going to happen by combined effort of medical, public, patient and government unity. इस लीफ पे ध्यान से देखना, इस लीफ पे एक छोटी सी ड्रॉप पड़ी है। गवर्नमेंट है, पेशेंट है, पब्लिक है और डॉक्टर है। अगर ये 12 के 12 एंड्स अपने आप को बैलेंस नहीं रखेंगी तो ये ड्रॉप जो लीफ पे पड़ी है इमीडिएटली गिर जाएगी। और ये फाइट जो हमारी कोरोना की है तभी पूरी होगी अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ मिल के चलें। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। मैं आप सबका थैंक करना चाहता हूँ। ड्यूरिंग कोरोना हमें इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, उसके बाद कुछ लोग आके अपनी इम्यूनिटी चेक के लिए आते हैं और कुछ आते ही नहीं है। प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखें और आने वाले टाइम में
हेल्दी हों, स्वस्थ रहें और पेरेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट सब मिलके स्कूल की रीओपनिंग जल्दी करें और स्कूल रीओपन हो सकते हैं। हम अपना इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल प्रिकॉशन रखेंगे तो स्कूल रीओपनिंग हो सकती है। ओमिक्रॉन मोर डेंजरस देन डेल्टा। ओमिक्रॉन का नंबर अरुणा बहुत ज़्यादा है। ओमिक्रॉन का नंबर इतना ज़्यादा है परंतु कॉम्प्लिकेशंस कम है, बट शेयर नंबर में अगर 0.5% भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये हमारे हेल्थ सिस्टम को बिगाड़ सकती हैं। मैं बिल्कुल बोलूँगा कि ओमिक्रॉन को लाइटली नहीं लेना है। डेल्टा के मुकाबले ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स, मेडिकल आईसीयू चीज़ें कम ज़रूरत पड़ रही हैं। और व्हाट शुड चिल्ड्रन ईट, मैंने बोला कि बच्चों को डाइट बैलेंस रखनी चाहिए। मैं एक निमोनिक इसी के लिए रिजर्व रखा हुआ था कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट कम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट का और विटामिन्स का। परंतु बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दूंगा, अनाज के 3 हिस्से, सब्जी का 1 हिस्सा, दाल का 1 हिस्सा और 1 हिस्सा दूध। दोबारा बोल रहा हूँ, 3 हिस्से अनाज के, 1 दाल का, 1 सब्जी का और 1 दूध। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बैलेंस डाइट। एक बारी रोटी सब्जी, अनाज भी गया, सब्जी भी गई। एक बारी दाल चावल, अनाज भी गया, दाल भी गई। एक बारी ब्रेकफास्ट सीरियल, दलिया, दूध, अनाज भी गया और दूध भी गया। बच्चा जो सब्जी नहीं खाना चाहता, पेरेंट्स उसके लिए सब्जी के पकोड़े बना सकते हैं, स्प्राउट्स बना दे सकते हैं और तरह तरह की सब्जियों का जो है मिक्सचर बना के उनके लड्डू बना सकते हैं। इवन दाल का हलवा भी दाल है, सब्जियां किसी भी रूप में ली जाए वो भी सब्जियां हैं और सब्जियों को लेना ज़रूरी है। और जैसे मैंने एक स्लाइड दिखाई थी, जिन सब्जियों में जितने ज़्यादा कलर्स होते हैं, स्प्राउटेड होती वेजिटेबल्स होती हैं, स्प्राउटेड दालें होती हैं, इन सब में विटामिन्स ज़्यादा होते हैं। तो ये ज़रूरी है। दोबारा से 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 गिलास दूध और 3 हिस्से अनाज के और सिंपल 2 फ्रूट्स और 7 दाने नट्स के। नट्स में पीनट्स, आलमंड्स, काजू, किशमिश, पिस्ता। तो 7 दाने नट्स के रोज दें बच्चे को। छोटे बच्चों के लिए क्रश करके पीस के, बड़े बच्चे ऐसे भी खा सकते हैं। और 2 फ्रूट्स जरूर दें, सब्जियां और दालें दें। और क्वेश्चंस? प्राक्षी, हेलो प्राक्षी। यस सर। सो वन मोर क्वेश्चन, जैसा कि आपने बताया कि डाइट में मिल्क लेना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एज वी कैन सी देयर इज अ कमेंट ऑफ अ किड, आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंस पहले इतना नहीं होता था, आजकल बच्चों, सो व्हाट कैन बी देयर सब्स्टिट्यूट? देखो बेटे, लैक्टोज इंटॉलरेंस डायग्नोज होता है, पहले भी होता था, अब डायग्नोज हो जाता है। तो लैक्टोज फ्री मिल्क भी आता है। और प्रोटीन के सोर्सेज मैं दोबारा रिपीट करूँगा, दालें हैं प्रोटीन का सोर्स, सोयाबीन है प्रोटीन का सोर्स, फिश और एग है जो लोग खाते हैं वो भी प्रोटीन का सोर्स है। और यही प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। और लैक्टोज फ्री मिल्क अवेलेबल है और बहुत छोटे बच्चों के लिए लैक्टोज फ्री फार्मूलाज भी अवेलेबल होते हैं। और लैक्टोज जो इंटॉलरेंस है वो दूध से ज़्यादा होती है। कुछ बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस दही से कम होती है, तो वो उसका देख सकते हैं कि उनको टॉलरेट होती है। तो प्रोटीन लेने के लिए जो है सोयाबीन, दालें, पीज और ये सब चीज़ों का कर सकते हैं आप प्रयोग। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक सारे क्वेरीज भी क्लियर हैं। आई कैन नॉट सी मोर सच क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच सर
for your kind words and guidance, which is very important period. And at the end, it is just very crucial to be thankful to everyone who made. I thank all the teachers, all the school staff for coming, for Dr. Ashok Kumar Tyagi sir, Dr. Thank you so much for sparing your precious time with us. With this, we come to an end. Thank you so much. Dr. Tyagi, any comments from your side? थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही यूजफुल आपका आज का सेशन रहा और रियली आई अप्रिशिएट इट कि जिस तरह से आपने बच्चों के लेवल पे उनके ही लेवल पे आके उनकी भाषा में आपने इस बात को रखा। निश्चित रूप से इससे हमारे सभी बच्चे लाभान्वित होंगे और जो थोड़ी चिंताएं थी वो भी पेरेंट्स की कम होंगी। और 2 साल से इस कोविड के कारण सबसे बुरा असर अगर पड़ा है तो वो बच्चों पे और उनकी शिक्षा पे पड़ा है, लेकिन हमारे लिए बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सबसे पहले है। शिक्षा तो हम कर ही लेंगे और ऑनलाइन वर्चुअल जैसे आज ये सेशन हो रहा है उस माध्यम से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों की लर्निंग एक्टिविटी चलती रहे, लेकिन बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहला इशू है। तो निश्चित रूप से आपका सेशन बहुत ही उसके लिए यूजफुल है और सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो बातें रखी हैं उनको ध्यान पूर्वक अगर वो पालन करेंगे तो बच्चा सुरक्षित रहेगा। घर में बाकी लोगों को भी उसकी जानकारी दें। हमारे सभी प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल्स और अध्यापक पहले से ही इस काम में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से अगर बच्चों का वो ध्यान रखेंगे तो जल्दी ही दिल्ली में जो ये पीक पे ओमिक्रॉन के कारण अभी वायरस आया है तो ये जल्दी नीचे जाएगा, स्लो डाउन होगा और जल्दी ही 2-3 महीने के अंदर हम फिर पुनः उसी तरह से कैंपस में मिलेंगे। हालांकि ये न्यू नॉर्मल लाइफ है, अब ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, इसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार रहें। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, रियली आई अप्रिशिएटेड यू। थैंक यू हिमानी एंड थैंक यू नबीला मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, parents. Or once again, I wish you a very happy, healthy life. Please remain vigilant and please remain safe. So vigilant का मतलब है कि जरा भी आपको सिम्टम आए, अब आप अपने आप को आइसोलेट करके टेस्ट करें और एक अच्छा रहे और बहुत जल्दी बच्चे स्कूल आएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। Thank you so much, sir, for your kind Okay. words. Thank you, sir.